नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, महाद्वीप और महासागरों का टॉपिक चल रहा है और सबसे पहले हम महाद्वीप पढ़ रहे हैं। महाद्वीपों में दोस्तों विश्व के 3 बड़े महाद्वीप पढ़ चुके हैं हम। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और आज पढ़ेंगे दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यानी दुनिया का चौथा बड़ा महाद्वीप पढ़ेंगे दोस्तों। ये आज की अपनी वीडियो क्लास होने वाली है मॉक टेस्ट के माध्यम से, जिसमें दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से और इनसे रिलेशन बनाने वाले विश्व के वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामने रखे गए हैं जो कंपटीशन एग्जाम्स में बार बार दोहराए जाते हैं या कंपटीशन एग्जाम्स में मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अपनी पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। 2015 के बैच में एक आईएएस बने थे दोस्तों राजेंद्र सिंह के नाम से। उनके सिलेक्ट होने के बाद या आईएएस के एग्जाम में फाइनल रूप से सिलेक्शन होने के बाद में दोस्तों कई इंटरव्यू लिए गए। तो दोस्तों एक बार उनसे पूछा गया कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे, तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो मैं मेरे प्रथम गुरु माता पिता को सफलता का श्रेय दूंगा, इसके बाद में मेरे गुरुजनों को और फिर दोस्तों ईश्वर को। ये उन्होंने सफलता के श्रेय के बारे में अपनी मन की बात कही। दूसरी बात दोस्तों उनसे ये पूछी गई कि आपने ये जो इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी आपने प्राप्त की है भारतीय प्रशासनिक सेवा की, आईएएस की, वो प्राप्त करने में राजेंद्र सिंह जी आपकी रणनीति क्या थी? तो उन्होंने कहा है कि दृढ़ निश्चय, अटूट लगन और कड़ी मेहनत, ये मेरी सफलता का मूल मंत्र था। तो दोस्तों यदि आप भी दृढ़ निश्चय रखते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पढ़ाई में अटूट लगन रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि बनाए रखते हैं, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखते हैं, या फिर दोस्तों आपके अंदर लक्ष्य प्राप्त करने का जज्बा है, तो जल्द ही आपको सफलता मिल जाएगी। आइए दोस्तों अपनी वीडियो क्लास प्रारंभ करते हैं या अपनी अध्ययन की वीडियो क्लास प्रारंभ करते हैं। आ जाओ दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखें। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उपनाम क्या है? आज का अपना पढ़ने का जो महत्वपूर्ण महाद्वीप है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ही है, यानी इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ही रखे गए हैं। हालांकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अलावा ऐसे ही क्वेश्चन यदि विश्व के किसी अन्य महाद्वीप के बारे में भी बनते हैं तो दोस्तों उन महाद्वीपों के क्वेश्चंस को भी इस वीडियो क्लास में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है दक्षिण अमेरिका का उपनाम बताइए, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन देखिए। क्या अंध महाद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं, या फिर एक द्वीपीय महाद्वीप है? ये जो 4 ऑप्शन है ना दोस्तों, ये आपके लिए 4 क्वेश्चन बनाते हैं। यानी मैं जो ऑप्शन रखता हूं ना दोस्तों, ऐसे मान लीजिए वह ऑप्शन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है, इसलिए प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान से पढ़े। मैं दोस्तों मेरी वीडियो क्लास में प्रत्येक ऑप्शन के बारे में विश्लेषण करके बताता हूं। उस ऑप्शन के बारे में कंपटीशन एग्जाम्स में जितने भी आने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन सभी क्वेश्चनों की दोस्तों मैं आपके सामने जिक्र करता हूं। तो क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्या अंध महाद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं, या प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, या फिर एक द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। देखिए अंध महाद्वीप क्या होता है? ऐसा महाद्वीप जिसका विकास बाकी के सभी महाद्वीपों के बाद हुआ या देरी से विकास हुआ, तो इसके कारण दोस्तों इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि आधुनिक समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से विकास के मामले में जो पिछड़ा हुआ महाद्वीप होता है उसी को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो अंध महाद्वीप यानी दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप अफ्रीका है, तो अंध महाद्वीप तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को कहेंगे। ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप भी कहते हैं।
उसे उष्ण महाद्वीप भी कहते हैं या गर्म महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का 71% भाग पठारी है। अगला ऑप्शन देखें, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसा स्थलीय भाग जिसके तीन तरफ जल हो और वह स्थलीय भाग दोस्तों सागर या महासागर की ओर निकला हुआ हो, ऐसी आकृति को हम प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का जस्ट उल्टा खाड़ी होता है दोस्तों, यानी ऐसा जलीय भाग जिसके तीन तरफ स्थल हो, खाड़ी कहलाती है। जैसे बंगाल की खाड़ी भारत की महत्वपूर्ण खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी भारत की महत्वपूर्ण खाड़ी है, हडसन की खाड़ी दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और दोस्तों यदि प्रायद्वीप की बात करें तो अरब का प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। अगला ऑप्शन देखें। अगले ऑप्शन पे जाने से पहले इसके बारे में बता देता हूं आपको कि प्रायद्वीपों का महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। यूरोप को दुनिया का सबसे ज्यादा नगरीकृत महाद्वीप भी कहा जाता है और यूरोप को दुनिया का सबसे विकसित महाद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 46 है। अगला ऑप्शन, पक्षियों का महाद्वीप, ये आपका सही आंसर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। इसके अलावा निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को ही कहा जाता है। इसका तीसरा उपनाम है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को कोलंबस का भारत कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कोलंबस का भारत किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप भी किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। एक द्वीपीय महाद्वीप चौथा ऑप्शन है, ये भी देख लीजिए। देखो ऐसा महाद्वीप जो एक द्वीप के रूप में दिखाई देता है। द्वीप क्या होता है? ऐसी जमीन या ऐसा छोटा स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ जलराशि हो या जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ हो, ऐसी स्थलीय आकृति को हम द्वीप कहते हैं। जैसे ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक द्वीप की तरह दिखाई देने वाला महाद्वीप तो दोस्तों एकमात्र महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के जल से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों जल के अंदर बीचों बीच स्थित होने के कारण, द्वीप जैसी संरचना में दिखाई देने के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोनों के बारे में जरूर ध्यान रखना। द्वीपीय महाद्वीप तो किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? यूरोप को। पक्षियों का महाद्वीप कोलंबस का भारत, निर्धन निवासियों का धनी महाद्वीप, ये किसे कहा जाता है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। अंध महाद्वीप, पठारी महाद्वीप, सबसे कम विकसित महाद्वीप, उष्ण महाद्वीप, गर्म महाद्वीप, ये कौन से महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? क्या रॉकीज पर्वतमाला है, एटलस पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है या फिर एंडीज पर्वतमाला है? देखिए दोस्तों, आप सबसे पहले तो इन पर्वतमालाओं की स्थिति की बताइए, यानी ये पर्वतमालाएं कहां कहां स्थित है। रॉकीज पर्वतमाला नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वतमाला अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों यहां से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि एटलस पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है एटलस पर्वतमाला, आपको ध्यान रखना है।
यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले हिमालय पर्वतमाला कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो दोस्तों हिमालय पर्वतमाला एशिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। और एंडीज पर्वतमाला स्थित है दोस्तों साउथ अमेरिका महाद्वीप में या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अपना क्वेश्चन क्या था? सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? अब तक हमें इन पर्वतमालाओं की स्थिति का पता चला है कि एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, हिमालय एशिया में है, एटलस अफ्रीका में है, रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है। सही आंसर तो होगा दोस्तों एंडीज पर्वतमाला। दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है या संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। क्वेश्चन पूछ ले सबसे ऊंची पर्वतमाला बताओ, हिमालय। सबसे लंबी पर्वतमाला बताओ, एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इनसे दोस्तों 4 अलग अलग क्वेश्चन महाद्वीपों के स्तर पर भी बनते हैं। पूछ ले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला बताओ, एंडीज। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला बताओ, एटलस। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी और ऊंची पर्वतमाला बताओ, हिमालय पर्वतमाला। और रॉकीज पर्वतमाला। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला बताओ, रॉकीज पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन देखें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बताइए। ये दोस्तों बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, ऐसे मान लो आप सभी महाद्वीपों के बारे में आपको यह जानकारी रखनी है कि कौन से महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा देश कौन सा है। यानी एशिया हो, उत्तरी अमेरिका हो, दक्षिण अमेरिका हो, अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, सभी महाद्वीपों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। हम चौथा महाद्वीप पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो चौथा महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। चौथे महाद्वीपों तक जो पहले 3 महाद्वीप भी पढ़ लिए हैं कि इन चारों महाद्वीपों के सबसे बड़े देश कौन से हैं और सबसे छोटे देश कौन से हैं। जैसे सबसे पहले एशिया महाद्वीप पढ़ा है तो उसी के बारे में देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। एशिया का सबसे बड़ा देश तो चीन और सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। दूसरा पढ़ा अपन ने अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो है अल्जीरिया और सबसे छोटा देश है मेओटी या सेशल्स। फिर पढ़ा अपन ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो है कनाडा और सबसे छोटा देश है सेंट पीरे। अब पढ़ रहे हैं दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो है ब्राजील और सबसे छोटा देश है फॉकलैंड। सबसे छोटे देश का क्या नाम है? फॉकलैंड। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश का क्या नाम है? ब्राजील देश है दोस्तों। देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चीन है, ब्राजील है, ब्राजील मिल गया, सही आंसर है। चीन तो एशिया का बड़ा देश है, अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इनके छोटे देशों के नाम दोबारा बताऊं क्या आपको? जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश सेंट पीरे है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश मेओटी या सेशल्स है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश फॉकलैंड है और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव है। आगे देखें, सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? किसी भी महाद्वीप के बारे में दोस्तों मरुस्थल के बारे में जरूर पूछा जाता है, यानी मरुस्थलों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। यदि आप मरुस्थलों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने YouTube चैनल पर विश्व की मरुभूमियों के नाम से या विश्व के प्रमुख मरुस्थलों के नाम से वीडियो क्लास डाली गई है, जिसमें दुनिया के जितने भी इंपॉर्टेंट मरुस्थल है ना, उन सभी के बारे में दोस्तों विस्तार से पढ़ाया गया है। तो आप वो वीडियो क्लास देख सकते हैं और पूरी मरुस्थलों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहां देखिए दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मरुस्थल से क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? शुष्क यानी ऐसा मरुस्थल जिसमें नमी कम हो, जिसमें आर्द्रता कम हो, जिसमें वनस्पति कम पाई जाए या वर्षा कम हो, ऐसे मरुस्थलों को हम शुष्क मरुस्थल कहेंगे। क्या सहारा दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है? अटाकामा है दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल या फिर दोस्तों थार का मरुस्थल है या गोबी का मरुस्थल है? सबसे पहले तो आप ये देखें कि यह मरुस्थल कहां कहां स्थित है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में।
अटाकामा का मरुस्थल दोस्तों चिली देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? चिली देश में। सहारा मरुस्थल को दोस्तों एक देश में बताना थोड़ा मुश्किल काम होगा। क्यों? क्योंकि सहारा दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसलिए दोस्तों ये एक से अधिक देशों में फैला हुआ है, कई देशों में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। अटाकामा का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में है, चिली देश में है। यदि बात की जाए थार के मरुस्थल की, तो थार का मरुस्थल दोस्तों भारत और पाकिस्तान देश में है। दो देशों में है थार का मरुस्थल, एक भारत में और एक पाकिस्तान में। ऐसे ही दोस्तों गोबी का मरुस्थल भी दो देशों में है, एक तो चीन और एक मंगोलिया। चीन और मंगोलिया दोस्तों दोनों सीमा पर स्थित देश है या दोनों पड़ोसी देश है। तो गोबी का मरुस्थल तो हो गया चीन और मंगोलिया में, थार का मरुस्थल हो गया भारत और पाकिस्तान में, अटाकामा का मरुस्थल हो गया चिली देश में, और सहारा मरुस्थल हो गया अफ्रीका महाद्वीप में। यह अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में स्थित है। पूछ क्या रहा है? सबसे शुष्क मरुस्थल बताओ। सबसे शुष्क मरुस्थल है अटाकामा का मरुस्थल, और यह अटाकामा का मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इस मरुस्थल के बारे में यह कहा जाता है कि इस मरुस्थल में पिछले 400 सालों में एक बूंद भी बरसात नहीं हुई। तो यदि दोस्तों ऐसे मान लीजिए जिस मरुस्थल में या जिस मरुभूमि में बरसात ही नहीं होगी तो वहां आर्द्रता कहां से आएगी? वह तो दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल ही होगा, सबसे शुष्क मरुस्थल ही होगा। इसलिए अटाकामा का मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है जो चिली देश में स्थित है। इसका विपरीत कर दीजिए आप। विपरीत करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा का मरुस्थल है तो सबसे आर्द्र मरुस्थल कौन सा है? सबसे आर्द्र मरुस्थल है दोस्तों थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल दुनिया का सबसे आर्द्र मरुस्थल है। 2,60,000 वर्ग किलोमीटर थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है। यह भारत और पाकिस्तान दो देशों में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में है। कौन कौन से 4 राज्यों में है? पंजाब में है, हरियाणा में है, गुजरात में है और राजस्थान में है। जरूर ध्यान रखना दोस्तों, और सबसे ज्यादा भाग राजस्थान में ही है। और राजस्थान में दोस्तों थार के मरुस्थल से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे इस थार के मरुस्थल में दोस्तों एक पीवड़ा सर्प की प्रजाति पाई जाती है जो दुनिया का एक महत्वपूर्ण जहरीला सर्प माना जाता है। इसी थार के मरुस्थल में दोस्तों सेवण घास पाई जाती है जिसे साहीवाल नस्ल की गाय खाकर बहुत ज्यादा दूध देती है। यानी ये कह सकते हैं कि जो सेवण घास है वो दुधारू पशुओं के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है, जो कहां पाई जाती है? राजस्थान में या पश्चिमी राजस्थान में थार के मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो थार का मरुस्थल दुनिया का सबसे आर्द्र मरुस्थल है। सबसे ज्यादा वर्षा थार के मरुस्थल में ही होती है। सबसे ज्यादा जनघनत्व भी थार के मरुस्थल में ही है। यानी थार के मरुस्थल में किसी भी मरुस्थल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिल जाएगी आपको थार के मरुस्थल में। दोस्तों आप एक और क्वेश्चन क्या ध्यान रखोगे? इस थार के मरुस्थल में दोस्तों एक नहर बहती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और उस नहर परियोजना को दोस्तों थार के मरुस्थल की गंगा कहा जाता है या थार मरुस्थल की गंगा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, गोबी का मरुस्थल। दोस्तों गोबी का मरुस्थल चीन और मंगोलिया देशों में फैला हुआ है। ये एक टुंड्रा क्षेत्रों में स्थित मरुस्थल है, यानी कि एक ठंडा मरुस्थल है दोस्तों। इसे शीत मरुस्थल कहा जाता है जो जनसंख्या से रहित क्षेत्र है, यानी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो दुनिया में क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से कि शीत मरुस्थल किसे कहा जाता है? शीत मरुस्थल कहा जाता है गोबी के मरुस्थल को, और ये कहाँ स्थित है? चीन और मंगोलिया देश में स्थित है। मंगोलिया देश के बारे में एक चीज जरूर ध्यान रखना आप दोस्तों, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। और दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। एक क्वेश्चन दोस्तों अपने दक्षिणी पूर्वी एशिया से भी पूछा जा सकता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश बताओ। दक्षिणी पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश है दोस्तों लाओस। कौन सा है? लाओस, जिसे दोस्तों हाथियों का देश भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध या लैंड लॉक्ड देश कौन सा है? लाओस है। दुनिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? मंगोलिया देश है।
अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों ज्वालामुखी क्या होता है? भूगर्भ का गर्म पदार्थ जब दरारों में से धरातल पे प्रकट हो जाता है या एक पाइप नलिका के द्वारा धरातल पे निकल जाता है, उसी क्रिया को दोस्तों ज्वालामुखी कहा जाता है। और इस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान ज्वलनशील गैसें बाहर निकलती है, चट्टानों का पिघला हुआ द्रव्य पदार्थ बाहर निकलता है, और उनसे दोस्तों 3 प्रकार की ज्वालामुखियां बनती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे का नाम है दोस्तों शांत ज्वालामुखी या मर्त ज्वालामुखी, और तीसरा होता है दोस्तों प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसे जागृत ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जागृत ज्वालामुखी के नाम से तो सक्रिय ज्वालामुखी को जाना जाता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी को जागृत ज्वालामुखी नहीं कहते। यानी मर्त ज्वालामुखी तो किसे कहेंगे? शांत ज्वालामुखी को कहेंगे। सक्रिय ज्वालामुखी को क्या कहा जाएगा? जागृत ज्वालामुखी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी में दोस्तों हमेशा लावा उद्गार होने की प्रक्रिया चालू रहती है। शांत या मर्त ज्वालामुखी में दोस्तों लावा उद्गार होने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी में क्या होता है दोस्तों? रुक रुक के लावा निकलना प्रारंभ हो जाता है, यानी ज्वालामुखी का उद्गार होता है, बंद हो जाता है, फिर भविष्य में दोस्तों कभी भी उद्गार हो जाता है, फिर बंद हो जाता है, फिर आगे चलकर समय अंतराल देके उद्गार हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियां 3 प्रकार की होती है, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? क्या स्ट्राम्बोली है, क्या बेरन है, या फिर दोस्तों कटमई पर्वतमाला है, या ओजोस डेल सलाडो है? सबसे पहले तो ऑप्शन देखें। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों ही दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखियों से रिलेटेड है, बहुत गजब के ऑप्शन है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली देश में है। कौन से देश में है? इटली देश में। बेरन ज्वालामुखी दोस्तों भारत में है। बेरन ज्वालामुखी कहां पर है? भारत में। कटमई पर्वतमाला दोस्तों अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी अमेरिका देश के अंदर स्थित है ये। और ओजोस डेल सलाडो, ये ओजोस डेल सलाडो दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। स्ट्राम्बोली इटली में, बेरन ज्वालामुखी भारत में, कटमई पर्वतमाला अमेरिका देश में, ओजोस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर देश में है। ये कौन से देश में है दोस्तों? इक्वेडोर देश में है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में। कटमई पर्वतमाला कहाँ स्थित है? अमेरिका देश में। बेरन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इटली देश में। इन चारों की विशेषताएं देखें आप पहले। चारों की विशेषताएं बताने से पहले आपको दोस्तों मैं क्वेश्चन का सही आंसर बता देता हूं कि दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर देश में स्थित है, और इसकी ऊंचाई है 7084 मीटर। 7084 मीटर ऊंचा है ये ओजोस डेल सलाडो, जो दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत माना जाता है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर देश में स्थित है। बाकी ऑप्शनों के बारे में विस्तार से देखें। बेरन क्या है? बेरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, उसका नाम बताओ। बेरन। और ये कहां स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन से सक्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो दोस्तों स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, और ये इटली देश में स्थित है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और भूमध्य सागर में दोस्तों इसमें से प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती है,
तो जो नाविक होते हैं ना दोस्तों, अपनी नावें चलाकर जाते हैं, तो दोस्तों दूर से उनको अंदाजा लग जाता है उस ज्वलनशील गैसों को देखकर कि हम इटली के आसपास वाले क्षेत्र में हैं या स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी के क्षेत्र के आसपास में हैं। तो दोस्तों ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी पर्वत या स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत नाविकों के लिए दोस्तों मार्गदर्शक का काम भी करता है या पथ प्रदर्शक का काम भी करता है। और तो कोई सा रहा नहीं ना, एक रह गया, कटमई पर्वतमाला। कटमई पर्वतमाला के बारे में दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ये कटमई पर्वतमाला अमेरिका में स्थित है और दोस्तों यहाँ हजारों धुआरों की घाटी है, यहाँ हजारों द्वारों की घाटी है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हजारों द्वारों की घाटी कहाँ स्थित है। हजारों द्वारों की घाटी दोस्तों अमेरिका की कटमई पर्वतमाला में है और ये कटमई पर्वतमाला दोस्तों अलास्का में स्थित है। कहाँ स्थित है? अलास्का में स्थित है या अमेरिका के अलास्का प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? जिस प्रकार भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है ना, वैसे दोस्तों विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? जैसे राजस्थान में अन्न का कटोरा गंगानगर को कहते हैं, भारत में छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, दक्षिणी भारत में कावेरी नदी के डेल्टा को चावल का कटोरा कहते हैं। बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा? चीनी का कटोरा जमैका, शिकागो, क्यूबा या फिर दोस्तों मैक्सिको। बताइए चारों में से किसको चीनी का कटोरा कहा जाता है? जमैका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बीच में कुछ द्वीपों का समूह है दोस्तों कैरेबियन सागर में, जिसे वेस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता है। उनमें से एक दोस्त है दोस्तों ये जमैका। जमैका के बारे में तो आप सुनाए होंगे दोस्तों, कौन नहीं जानता जमैका देश के बारे में। दुनिया का जो सबसे तेज धावक था हुसैन बोल्ट, कौन थे? हुसैन बोल्ट। उन हुसैन बोल्ट का दोस्तों जन्म स्थान जमैका ही है। पहले दोस्तों जब हुसैन बोल्ट चर्चा में थे तो दोस्तों करंट का क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि दुनिया के तेज धावक हुसैन बोल्ट का जन्म स्थान कौन सा देश है, या हुसैन बोल्ट कहां के निवासी है? जमैका देश के निवासी है। शिकागो, शिकागो दोस्तों अमेरिका में है। शिकागो कौन से देश में है? अमेरिका देश में स्थित है दोस्तों। शिकागो के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे शिकागो दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी मानी जाती है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी मांस पैकेजिंग मंडी किसे माना जाता है? शिकागो को माना जाता है। शिकागो के बारे में दोस्तों एक और क्वेश्चन बनता है, शिकागो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी कौन सा है? शिकागो है, आप ध्यान रखना। और दुनिया की सबसे बड़ी मांस मंडी भी कौन सी है? शिकागो। हुसैन बोल्ट कौन से देश के निवासी थे? जमैका के। दुनिया में सबसे ज्यादा केलों का उत्पादन या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे ज्यादा केलों का उत्पादन कौन सा देश करता है? जमैका देश करता है। अगला ऑप्शन देखिए, क्यूबा। क्यूबा आपका दोस्तों सही आंसर है। क्यूबा आपका सही आंसर है दोस्तों। 1962 के आसपास में यहां पर क्यूबा मिसाइल संकट हो गया था। क्यूबा दोस्तों अमेरिका के तट का एक द्वीपीय क्षेत्र है दोस्तों। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उसके बाद में सोवियत संघ यानी रूस और अमेरिका के बीच में दोस्तों अनबन हो गई थी या तनाव का माहौल बन गया था। उस समय दोस्तों जब जो रूस के या सोवियत संघ के प्रमुख नेता थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने दोस्तों इस क्यूबा स्थान पर मिसाइलें तैनात कर दी थी अमेरिका पर दागने के लिए। लेकिन दोस्तों अमेरिका को कुछ हफ्तों बाद में इस बात का पता चल गया और अमेरिका ने दोस्तों जब रूस या सोवियत संघ पर दबाव डाला तो सोवियत संघ को यहाँ क्यूबा से जो परमाणु मिसाइलें थी वो वापस हटानी पड़ी, यानी वापस उनको सोवियत संघ की ओर मोड़ा गया। और दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट इस प्रकार बातचीत के तरीके से ही हल हुआ। यहां पर कोई विश्वव्यापी और खतरनाक युद्ध नहीं हुआ। तो ये था दोस्तों क्यूबा। तो क्यूबा दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता था पहले किसी जमाने में, इसलिए क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा को किस नाम से जाना जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। मैक्सिको, मैक्सिको दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मैक्सिको। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? दुनिया का सबसे लंबा प्रस्तावित रेल मार्ग कौन सा है? ऐसे दोस्तों कई प्रकार के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। तो दोस्तों रेल से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से जो अपना भारत का आरआरबी डिपार्टमेंट है ना दोस्तों, जो रेलवे की एग्जाम कंडक्ट करवाता है दोस्तों, वो तो इनके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि वो तो इसका पर्सनल डिपार्टमेंट है। इसलिए आप यहाँ दोस्तों जरूर ध्यान दें। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्या खड़गपुर है, क्या ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है, या गोरखपुर है, या फिर दोस्तों शिकागो है? चारों की स्थिति देखिए। खड़गपुर भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है दोस्तों। ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल कहां पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। खड़गपुर कहां पर है? पश्चिम बंगाल राज्य में। गोरखपुर दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य में है। कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। और ये शिकागो दोस्तों अमेरिका में ही है। अमेरिका का प्रमुख शहर है दोस्तों शिकागो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पे ध्यान दो। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन के बारे में पूछ रहा है अपने से। किसके बारे में पूछ रहा है? स्टेशन के बारे में। यदि स्टेशन के बारे में पूछे तो आपका सही आंसर होगा ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। ये ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों खड़गपुर के बारे में क्या क्वेश्चन बनता था? खड़गपुर के बारे में क्वेश्चन बनता था, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था दोस्तों। हुआ करता था, कहने का मतलब है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था, या सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था। वर्तमान में नहीं है दोस्तों, वर्तमान में यह दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। वर्तमान समय में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि वर्तमान समय में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो कौन सा है? गोरखपुर। दूसरा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म खड़गपुर। जबकि सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल है। डिफरेंस है दोस्तों क्वेश्चंस के अंदर, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म। स्टेशन पूछे तो ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल, और दोस्तों प्लेटफॉर्म पूछे तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। शिकागो के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? शिकागो, जो कहां स्थित है? अमेरिका में। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल अमेरिका में है। दोस्तों इस प्रकार से आपके ये बोध तो हो गया होगा, या आपके ठीक तरीके से समझ में तो आ गया होगा मैंने जैसे जैसे बताया है। लेकिन फिर भी दोस्तों आपके मन में से कंफ्यूज हो रहा होगा कि दोस्तों ये लंबा प्लेटफॉर्म क्या है, ये लंबा स्टेशन क्या है, ये लंबा जंक्शन क्या है। दोस्तों इनके बारे में भी थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं, इनको भी समझा देता हूं ताकि आपका सारा कंफ्यूज दूर हो जाए। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं रेलवे स्टेशन की। दोस्तों स्टेशन पर दोस्तों डायरेक्ट क्या होती है? ट्रेन आती है और चली जाती है। यानी यहां पर दोस्तों विभिन्न दिशाओं में जाने के लिए ट्रैक नहीं होते हैं, एक सीधे मार्ग पर स्थापित हो सकते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर अनेक प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, कई जगह ऐसा लिखा हुआ होता है दोस्तों। और रेलवे जंक्शन क्या होता है? रेलवे जंक्शन दोस्तों वह स्थान होता है जहां से विभिन्न क्षेत्रों से रेल आ सकती है और विभिन्न क्षेत्रों की ओर रेल लाइनें जा सकती है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं, जयपुर जंक्शन की बात करते हैं दोस्तों। जयपुर जंक्शन के ऊपर कहीं से भी ट्रेन आ जाती है दोस्तों, जैसे उदयपुर से भी आ गई, कोटा से भी आ गई, फिर इसको दोस्तों अपन अजमेर भी भेज देते हैं।
जोधपुर भी भेज देते हैं यहाँ से और गंगानगर भी भेज देते हैं। तो ऐसे स्थानों को तो दोस्तों जंक्शन कहा जाता है, और जो बिल्कुल एक ही स्थान पर स्थित होते हैं उन्हें दोस्तों अपन रेलवे स्टेशन बोल देते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं दोस्तों वो तो रेलवे जंक्शन पर भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और रेलवे स्टेशन पर भी बहुत सारे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अमेरिका को दो भागों में कौन बांटता है? अमेरिका को दो भागों में कौन बांटता है? क्या स्वेज नहर अमेरिका को दो भागों में बांटती है? क्या कील नहर बांटती है? या इंदिरा गांधी नहर बांटती है? या फिर दोस्तों पनामा नहर बांटती है? चार नहरें दी गई है ऑप्शन में। चारों नहरें दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बेस्ट सवाल बना सकती है या बेस्ट क्वेश्चंस बना सकती है। सबसे पहले तो नहरों की स्थिति देखो कि ये नहरें कहां स्थित है। स्वेज नहर, स्वेज नहर दोस्तों ये अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ने का काम करती है। अटलांटिक महासागर का एक तटवर्ती सागर है, उसका नाम है भूमध्य सागर। और ऐसे ही हिंद महासागर का एक तटवर्ती सागर है दोस्तों, उसका नाम है लाल सागर। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो नहर है ना, उसी को दोस्तों स्वेज नहर कहा जाता है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में किया गया था दोस्तों, इंग्लैंड और फ्रांस की सरकारों के द्वारा। और 1956 में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण मिस्र के द्वारा कर लिया गया। यानी वर्तमान समय में स्वेज नहर किसके अधिकार क्षेत्र में है? मिस्र देश के अधिकार क्षेत्र में है। कब से है? 1956 के बाद से है। पूछ लिया जाए स्वेज नहर बनाई किसने थी? फ्रांस और इंग्लैंड के द्वारा बनाई गई थी। स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? 1869 में किया गया था। स्वेज नहर की लंबाई बताइए, 168 किलोमीटर है। स्वेज नहर किसको किस से जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो अपना आंसर ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूछ क्या रहा है? अमेरिका को दो भागों में बांटने वाली नहर कौन सी है? अमेरिका को दो भागों में नहीं बांटती स्वेज नहर। क्यों? क्योंकि स्वेज नहर तो अफ्रीका और यूरोप के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। कील नहर, कील नहर दोस्तों जर्मनी देश में है। कील नहर कौन से देश में है? जर्मनी देश में। और दोस्तों ये दुनिया की व्यस्तम नहर है। दुनिया की सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? कील नहर है दोस्तों। कौन सी नहर है? कील नहर। तो ध्यान रखना, कील नहर जर्मनी देश में है और यह दुनिया की सबसे व्यस्त नहर है। यानी कोयले ढोने के कारण बहुत ज्यादा यातायात का दबाव रहता है, बहुत ज्यादा जल परिवहन सिस्टम का दबाव रहता है, इसलिए कील नहर को दुनिया की सबसे व्यस्तम नहर माना जाता है। कील नहर से दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कील नहर किसको किससे जोड़ती है? कील नहर दोस्तों उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? कील नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नहर परियोजना है। कील नहर के बारे में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कील नहर की लंबाई बताइए। कील नहर की लंबाई है दोस्तों 98 किलोमीटर। कील नहर की लंबाई कितनी है? 98 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य फीडर की लंबाई है दोस्तों 256 किलोमीटर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य फीडर की लंबाई कितनी है? 256 किलोमीटर है। यदि राजस्थान सहित दोस्तों इस नहर की कुल लंबाई देखी जाए तो 649 किलोमीटर के आसपास है। और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान में चलाई गई है या पश्चिमी भारत के 3 राज्यों में बनाई गई है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और पंजाब शामिल है। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि यह नहर कहां से निकाली गई है। यह नहर दोस्तों पंजाब राज्य से निकाली गई है। पंजाब राज्य में 2 नदियां हैं, एक तो सतलज और एक व्यास। उन दोनों का संगम होता है हरिके बैराज स्थान पर, जो पंजाब के फिरोजपुर में स्थित है। तो पंजाब के फिरोजपुर में हरिके बैराज बांध से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको हरा भरा करने के लिए या वहां पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निकाली गई है। वर्तमान समय में दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र का कायापलट हो गया है, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण वह क्षेत्र हरा भरा हो गया है।
इसलिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। इंदिरा गांधी नहर का प्राचीन नाम राजस्थान नहर था। क्या नाम था इसका प्राचीन? राजस्थान नहर था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए इंदिरा गांधी नहर का जनक कौन था? इंदिरा गांधी नहर का जनक दोस्तों कंवर सेन को माना जाता है, जो एक सिंचाई इंजीनियर थे और बीकानेर के ही थे। अगला क्वेश्चन, पनामा नहर, ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है। अमेरिका को दो भागों में बांटने वाली नहर का क्या नाम है? पनामा नहर है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है यह नहर। कौन सी नहर? पनामा नहर। दोस्तों पनामा नहर का निर्माण 1914 में किया गया था। पनामा नहर का निर्माण कब किया गया था? 1914 में, यानी 14 अगस्त 1914 को पनामा नहर का निर्माण किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी यहां जरूर ध्यान दें। उनसे पूछा जा सकता है कि पनामा नहर का सुझाव किस भूगोलवेत्ता के द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों हम्बोल्ट ने सबसे पहले पनामा नहर का सुझाव दिया था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में यात्रियों के आवागमन के लिए एक नहर बना दी जाए और उसका नाम पनामा नहर रख दिया जाए। दोस्तों पनामा नहर क्यों नाम रखा गया? क्योंकि यह पनामा देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? पनामा देश में। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पनामा नहर पर कौन से राष्ट्र का अधिकार है? पनामा देश का अधिकार है। स्वेज नहर पर कौन से देश का अधिकार है? मिस्र देश का अधिकार है। पनामा नहर के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये नहर उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग तो करती है, तो जोड़ती कौन से दो महासागरों को है? दोस्तों यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? पनामा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सभी महाद्वीपों के बारे में दोस्तों ये कंटेंट क्लियर रखें कि कौन से महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है और कौन से महाद्वीप का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। इतना जरूर ध्यान रखें दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। यदि दोस्तों आपने अपनी ये वीडियो क्लास बहुत ही ध्यान देकर पढ़ी है ना, तो दोस्तों इसका आंसर आप आसानी से निकालोगे। क्या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट मैकिनले है? क्या ओजोस डेल सलाडो है? या माउंट एलब्रुस है? या फिर दोस्तों माउंट कोस्युस्को है? चारों पर्वत चोटियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विश्व में 7 महाद्वीप है। विश्व में कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है। जैसे एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप आता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? माउंट किलिमंजारो है। इसके बाद में दोस्तों माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ओजोस डेल सलाडो पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत या विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत यदि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर देश में स्थित है तो यह यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत हो गया। तो सीधी सी बात है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी यही होगी जो 7084 मीटर ऊंची है। तो ओजोस डेल सलाडो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। माउंट एवरेस्ट दुनिया की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट एलब्रुस, माउंट एलब्रुस दोस्तों रूस देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? रूस देश में। रूस दोस्तों यूरोप महाद्वीप का एक देश है, अतः यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एलब्रुस है। माउंट कोस्युस्को दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया देश में। अतः ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताओ? माउंट कोस्युस्को। एक बार फिर से शॉर्ट में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोस्युस्को, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलब्रुस, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ओजोस डेल सलाडो, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले, अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो, दुनिया की या एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी?
अमेरिका महाद्वीपों की खोज किसने की थी? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, इसे मान लीजिए। महाद्वीपों के बारे में दोस्तों जरूर यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से महाद्वीप की खोज किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों महाद्वीपों के बारे में सत्य बात तो यह है कि सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के बारे में लोगों में जागरूकता हुई। क्यों? क्योंकि मानव का जन्म स्थान अफ्रीका से ही माना जाता है। कि मानव की उत्पत्ति कौन से महाद्वीप से मानी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप से मानी जाती है। उसके बाद में दोस्तों यूरोप महाद्वीप में मानव का प्रभाव बढ़ा। इन दो महाद्वीपों के बारे में दोस्तों लोगों के पास में जानकारी थी। यूरोप महाद्वीप के लोगों में दोस्तों बौद्धिक विकास ज्यादा हुआ, तो यहाँ के लोगों ने दोस्तों अनेक समुद्री यात्राएं की और ये नए नए स्थलीय भागों को खोजने के लिए मानचित्र बनाने लगे, या समुद्री यात्राएं करने लगे, या खोजें करने लगे, अन्वेषण करने लगे। तो दोस्तों इस टाइम पे क्या हुआ, कुछ लोगों ने तो एशिया को खोजा और कुछ लोगों ने क्या किया दोस्तों, अमेरिका महाद्वीपों को खोजा। एशिया को प्राचीन दुनिया का देश कहा गया और अमेरिका को नई दुनिया का देश कहा गया। ये सारे रहस्य जानने के लिए सबसे पहले आप ऑप्शन देखें दोस्तों। अमेरिका की खोज किसने की थी? क्या वास्को डी गामा ने की थी? क्या अमेरिगो वेस्पुची नामक साहसी यात्री ने की थी? या जेम्स कुक ने की थी? या फिर दोस्तों कोलंबस ने की थी? चार आदमी हैं, चारों खोज करता है दोस्तों। चारों के बारे में सबसे पहले डिटेल से देखें कि कौन सा नाविक या कौन सा खोजकर्ता कौन से देश का था। जैसे वास्को डी गामा दोस्तों पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा कहां का था? पुर्तगाल देश का रहने वाला था वास्को डी गामा। अमेरिगो वेस्पुची दोस्तों इटली देश का रहने वाला था। अमेरिका वेस्पुची कौन से देश का रहने वाला था दोस्तों? इटली देश का रहने वाला था, लेकिन इसकी मृत्यु हुई थी स्पेन में। अमेरिगो वेस्पुची की मृत्यु कहां हुई थी? स्पेन में। जन्म कहां हुआ था? इटली में। जेम्स कुक दोस्तों ब्रिटेन का रहने वाला था या इंग्लैंड देश का रहने वाला था। कोलंबस दोस्तों स्पेन का निवासी था। कोलंबस कहां का निवासी था? स्पेन का निवासी था। वास्को डी गामा ने दोस्तों 1498 में भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय था, यानी भारत की खोज 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में कहां आया था? यह आया था दोस्तों कालीकट बंदरगाह पर, जो भारत के केरल राज्य में है। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। यहां से दोस्तों एक बार टीचर की एग्जाम में डीपली क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो वहां के कौन से राजा ने इसका भव्य स्वागत किया था? उस राजा का नाम था दोस्तों जमोरीन, या जेमोरीन नाम का राजा था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। अमेरिगो वेस्पुची दोस्तों एक इटली का यात्री था, इटली का मानचित्र बनाने वाला आदमी था, या इटली का एक लेखककार आदमी था। इस अमेरिगो वेस्पुची ने ही दुनिया को सबसे पहले बताया, या यूरोप महाद्वीप के लोगों को बताया कि अमेरिका नई दुनिया के देश है। अमेरिका नई दुनिया के देश है। इसके बताने से पहले दोस्तों लोग एशिया महाद्वीप को नई दुनिया का देश मानते थे। तो इसने दोस्तों प्रमाणित किया कि एशिया तो एक पुराना महाद्वीप है, पहले का महाद्वीप है। उनसे नए महाद्वीप तो अमेरिका है। कौन से है? अमेरिका है। और इसी के नाम पर बाद में दोस्तों ये जो अमेरिगो है ना, ये अमेरिगो इस अमेरिगो वेस्पुची का दोस्तों ये पैतृक नाम है अमेरिगो, और इसी अमेरिगो के कारण इन महाद्वीपों का नाम अमेरिका रखा गया, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो इसके बारे में कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे कौन से दो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अमेरिगो वेस्पुची नामक साहसी यात्री कौन से देश का रहने वाला था? इटली देश का रहने वाला था। अमेरिगो वेस्पुची की मृत्यु कहां हुई थी? स्पेन में हुई थी। अमेरिका महाद्वीपों को अमेरिका किनके नाम पर कहा जाने लगा? अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर। इससे संबंधित लास्ट क्वेश्चन, अमेरिका महाद्वीपों को नई दुनिया का देश किसने बताया? अमेरिगो वेस्पुची ने बताया। जेम्स कुक ने दोस्तों 1769 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? जेम्स कुक ने। कब की थी? 1769 ईस्वी में। कोलंबस स्पेन का निवासी था जिसने दोस्तों अमेरिका महाद्वीपों की खोज की थी। क्वेश्चन आ जाए अमेरिका महाद्वीपों का खोजकर्ता कौन था? कोलंबस। अमेरिका महाद्वीपों का नाम रखने वाला कौन था? अमेरिगो वेस्पुची। इसके नाम पे इनका नाम अमेरिका रखा गया। जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी,
वास्को डी गामा ने दोस्तों भारत की खोज की थी। अपना लास्ट सवाल देखें, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वर्षा वनों को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो वर्षा वन है, जो सघन वन है, उनको किस नाम से जाना जाता है? क्या पंपास के नाम से जाना जाता है, क्या साओ पाउलो के नाम से जाना जाता है, या सेलवास के नाम से जाना जाता है, या फिर दोस्तों सेंटोस के नाम से जाना जाता है? चारों के चारों गजब के ऑप्शन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। चार अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं जो सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लायक है दोस्तों, या उनके लेवल के हैं, डीप लेवल्स के यहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वर्षा वनों को डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों, सेलवास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो सघन वन है उन्हें सेलवास के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर दोस्तों वनों की इतनी ज्यादा सघनता है कि इस सेलवास क्षेत्र में या इस अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले घने जंगलों को लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है, या पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। एक बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में कि लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले वर्षा वनों को, या फिर ऑप्शन में था दोस्तों सेलवास। दोनों में से जो आपको ऑप्शन मिले ना वो आप चॉइस कर सकते हो। सेंटोस दोस्तों ब्राजील का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहां से कॉफी का आयात और निर्यात किया जाता है। कॉफी यानी कहवा एक पेय फसल है दोस्तों। तो क्वेश्चन आ जाए, दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी बंदरगाह है कौन सा है? सेंटोस। कौन से देश में है? ब्राजील में है। ब्राजील दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन भी करने वाला देश है दोस्तों। बाकी ऑप्शन देखिए, पंपास और साओ पाउलो क्या है दोस्तों? ये जो साओ पाउलो है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी की मंडी है। विश्व की सबसे बड़ी कॉफी की मंडी कौन सी है? साओ पाउलो, ब्राजील देश में ही है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी का बंदरगाह है कौन सा है? सेंटोस है, ब्राजील में ही है। पंपास, अर्जेंटीना देश में जो घास के मैदान है ना दोस्तों, उन्हीं को पंपास के नाम से जाना जाता है। और इस पंपास को अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पंपास को कहा जाता है। जो अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें से अपन ने कोई क्वेश्चन छोड़ा है कैसे बता दीजिए मुझे। ये एक क्वेश्चन छोड़ दिया दोस्तों अपन ने, ये भी देख लीजिए। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कौन करता है? विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है, या कहाँ होता है? क्या फजेंडा में होता है, क्या अरेबिका में होता है, कर्नाटक में होता है, या ब्राजील में होता है? चारों ऑप्शन दोस्तों बहुत ही गजब के हैं, और चारों के चारों ऐसे मान लीजिए दोस्तों कॉफी फसल से रिलेटेड हैं। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों कॉफी फसल के बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है। यदि भारत में अर्थव्यवस्था में कृषि और फसलों के चैप्टर से यदि कोई सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वह पूछा जाता है दोस्तों या तो कपास की खेती से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कपास की खेती में तो डायरेक्ट कपास पैदा करने वाली मृदा के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी मृदा में कपास की खेती होती है, रेगर मृदा, काली मृदा, या कपासी मृदा में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन होता है। लेकिन कॉफी के बारे में देखिए आप यहाँ पर दोस्तों, फजेंडा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कॉफी के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। फजेंडा क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या ब्राजील देश में, मुख्य रूप से ब्राजील देश में कॉफी के बागानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। अरेबिका क्या है? अरेबिका दोस्तों एक कॉफी की किस्म है। दुनिया की सबसे बढ़िया वैरायटी की जो कॉफी की किस्म है ना, वो उसका क्या नाम है? अरेबिका ही है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो अरेबिका है ना, ये सबसे ज्यादा भारत में पैदा की जाती है। दुनिया में सबसे उत्तम किस्म की कॉफी है अरेबिका किस्म की कॉफी, और इसका सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में नहीं होता, केवल अरेबिका किस्म की कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता है। तो कॉफी का यदि ऑल ओवर उत्पादन देखा जाए, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन देखा जाए, तो दोस्तों ब्राजील सही आंसर होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील देश में होता है। यदि भारत में कॉफी का उत्पादन पूछ लेना दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन से राज्य से होता है, तो दोस्तों कर्नाटक राज्य से होता है। कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों बाबा बुदान की पहाड़ियां। बाबा बुदान की पहाड़ियां जो पूरे भारत में कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले सभी सवालों के दोस्तों विस्तार पूर्वक और दोस्तों हल किए गए आंसर्स आपके सामने रखे गए हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके ये चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको अपनी वीडियो क्लासें पसंद है तो अगली क्लास देखने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे दोस्तों अपन यूरोप महाद्वीप के बारे में। और यदि दोस्तों आपको अपना YouTube चैनल पसंद आया है, अपनी वीडियो क्लासें पसंद आई है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, मेरी पढ़ाने की शैली पसंद आई है और आपको लगता है कि इस YouTube चैनल की वीडियो क्लासों से अपना नॉलेज बढ़ सकता है, कंपटीशन एग्जाम्स के लायक कंटेंट है दोस्तों यदि इसके अंदर है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।